चलिए, आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा प्रमोशन है। ये जो पोस्ट है इसका एक मेरे ऐप पे मनु एकेडमी पे एक कोर्स चल रहा है। दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोग डाउट में आके कोई दूसरा कोर्स बाय कर ले रहे हैं, फिर उनको इश्यूज हो रहा है, मुझे भी इश्यूज हो रहा है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो यही पोस्टर होगा वहां पे, आप इसी को बाय करिए। बाय करने के बाद कुछ लोगों को ये इशू आ रहा है कि वहां पे कुछ सब्जेक्ट दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। आप घबराइए नहीं, जो पूरा 200 मार्क्स है वो सब अपलोड होगा, धीरे धीरे होगा। थोड़ी जैसे जैसे रिकॉर्डिंग होगी वैसे वैसे सब्जेक्ट्स आपके अपलोड हो जाएंगे। अब आपने बाय कर लिया तो वो सिलेबस कंप्लीट करने का और विद इन टाइम कंप्लीट करने का टेंशन हमारा है वो छोड़ दीजिए। आप केवल पढ़ाई पे फोकस करिए। और कुछ अगर आप चाहते हो कि ये ऐसे या ऐसे कुछ हो तो वो बता सकते हो बिल्कुल सजेशन पे। और अगर अभी तक बाय नहीं किया है, करना चाहते हैं, तो अभी आपके लिए सही टाइम है, बाय कर लीजिए। क्योंकि अभी भी कोर्स पे 25% का डिस्काउंट है। और जो लोग जानते हैं, या हमारी पॉलिसी भी है कि कोर्स पे डिस्काउंट बस लॉन्चिंग टाइम पे ही रहता है। एक बार वो डिस्काउंट हट जाता है तो दोबारा कभी डिस्काउंट किसी भी कोर्स पे मेरे नहीं आता है। आप चाहो तो बाकी कोर्सेज का भी देख सकते हो। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको आइडिया भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी। अब आते हैं आपके मेन वीडियो पे, एक्सपीरियंस पे। बहुत सारे मैसेज रिसीव हुए हैं कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, नहीं हूं, अगर एलिजिबल हूं तो एक्सपीरियंस कैसे बनाना है, क्या क्या प्रूफ हमको देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, ये सारे आपके डाउट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। हाँ, ये बिल्कुल है, कुछ चीजें अगर बच जाती हैं, मैं नहीं क्लियर कर पाता हूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी क्लैरिफाई करूं। एक चीज पहले मैं क्लैरिफाई करते चलूं कि जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से, जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें 33 या 38 डिसिप्लिन दिए हुए हैं, मतलब सारे इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन हैं। अगर आप किसी से भी बीटेक या डिप्लोमा किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में अगर बीटेक किए हैं तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस एक्सपीरियंस की हम बात करने जा रहे हैं, डिप्लोमा किए हैं तो 5 ईयर का होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किसी भी ब्रांच का बंदा इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब आते हैं एक्सपीरियंस पे। ये सारे प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो यहां पे जुड़ सकते हो। ये क्लास 2 का एक्सपीरियंस है एज पर द रिक्रूटमेंट रूल, जो 2019 में 18-19 में जो वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से। पर उसके बाद 2020 में एक रिक्रूटमेंट रूल आता है, वहां पे भी यही सारी चीजें मेंशन किया गया रहता है विद सम क्लैरिफिकेशंस या कुछ चेंजेस के साथ। वो रिक्रूटमेंट रूल भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड रूल बता दूं। ये वेल सेटल्ड स्टैंडर्ड रूल है पूरे भारत में, कहीं पे भी एक्सपीरियंस को समझने का कि क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो वैकेंसी की क्राइटेरिया होती है, ये एक्सपीरियंस का मतलब होता है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर इसको बहुत क्लियरिटी के साथ समझो तो जब भी इस टाइप के वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो वो एक्सपीरियंस होता है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मतलब अगर डिप्लोमा बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो वो डिप्लोमा के बाद का होना चाहिए। अगर बीटेक बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस है वो बीटेक के बाद का होना चाहिए। कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया कि वो बीटेक कर रहे हैं और बीटेक के साथ का एक्सपीरियंस है। तो भाई, रेगुलर जो क्वालिफिकेशन होती है, अभी इंडिया में वैसा रूल नहीं है, बट हालांकि कई सारे इंस्टीट्यूशन वैसे पढ़ाते हैं कि आप जॉब करते रहो, हमारे यहां से भी कर लो, तो आप एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दोनों साथ में दिखाओगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा करके बीटेक कर रहा है और बीटेक वो यूं ही कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा के बाद वो जॉब कर रहा है, तो वो बिल्कुल वो 5 ईयर का अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो डिप्लोमा क्वालिफिकेशन पे अप्लाई करे और अपना 5 ईयर का एक्सपीरियंस दिखा दे तो बिल्कुल वैलिड है। पर उस टाइम पे उसको बीटेक को छुपाना पड़ेगा। लाइक इस टाइप कर रहा है, यहां पे नहीं देना चाहिए। पर फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, बट आप चाहो कि डिप्लोमा के साथ का एक्सपीरियंस दिखा दो, डिप्लोमा पे अप्लाई कर लूं, बीटेक के साथ का एक्सपीरियंस दिखा दो, बीटेक पे अप्लाई कर लूं, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब यहां पे क्लियर कट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो। और ये वेल सेटल्ड स्टैंडर्ड रूल है, कहीं भी एक्सपीरियंस जो मांगा जाता है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन होता है, या तो मेंशन हो वहां पे। ठीक है, मेंशन नहीं हो तो अदरवाइज उसको ऐसे ही लेना है जैसे मैं बता रहा हूं। अब ये एक्सपीरियंस किसका होना चाहिए? तो किसी भी पोस्ट पे अगर जॉब कर रहे हो आप, डजेंट मैटर आपके पोस्ट की नाम क्या है, आपके कंपनी का नाम क्या है, कहीं पे भी जॉब कर रहे हो आप,
अगर उस पोस्ट पे जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है या फिर बीटेक पे जॉब कर रहे हो, तो उस पोस्ट पे जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक है, तो आप इस पोस्ट के लिए वो एक्सपीरियंस शो कर सकते हो, बिल्कुल वैलिड है। डजंट मैटर कि जिस कंपनी में आप जॉब करते हो उस पोस्ट का नाम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ग्रेड भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं। जैसे ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि यहां पे मेंशन किया गया है कि इंस्ट्रक्टर क्लास 3 के पोस्ट से ऊपर का होना चाहिए, वो सब भूल जाइए। ये मैं लीगल तरीके से बता रहा हूं, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। चैलेंज होगा भी तो आप ही जीतोगे, भरोसा रखिए। तो कहीं पे भी डिप्लोमा बेस्ड पे अगर आप जॉब हो, मतलब उस पोस्ट को पाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या बीटेक है, और उसके बाद का जो एक्सपीरियंस 3 ईयर 5 ईयर वाला है वो अगर फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो अनडाउटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, किसी भी ब्रांच से आपको जॉब कर रहे हो एलिजिबल हो, कैसी भी जॉब। कंप्यूटर वालों को डाउट है कि यहाँ पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन लिखा है, हम क्या करेंगे? भाई आपने कंप्यूटर वाली कंपनी में जॉब किया हुआ है, आपका भी एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टाइम इवन दो कंप्यूटर वाले बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है क्लास 2 वाली पोस्ट पे 19 में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ज्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, मैंने कुछ मेंशन कर रखा है, जैसे ये तो क्लास 2 का है, ये क्लास 1 का जो एक्सपीरियंस दे रखा है, 22 में ये रिक्रूटमेंट हुआ था, ये वो वाली बात है। पर मैं कुछ इसीलिए कुछ पोस्ट जो मैंने आपके मैसेज रिसीव किया ना, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, क्लर्क पे हूं, क्या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड माना जाएगा? जनाब जी बिल्कुल नहीं। चाहे आप प्राइवेट में हैं, गवर्नमेंट में, आप क्लर्कियल पोस्ट जिसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, वहां पे आप जॉब कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। किसी नॉन टेक्निकल पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको टेक्निकल पोस्ट ही चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग करके आप कुछ भी जॉब कर रहे हो जो टेक्निकलिटी से रिलेटेड नहीं है, वो वैलिड नहीं माना। कुछ लोग कोचिंग में हैं, इस टाइप के कोचिंग का एक्सपीरियंस वैलिड नहीं माना जाएगा। ये जो है, अब कुछ लोग कहेंगे कि वहां पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन दे रखा है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन दे रखा है, तो ये भी तो टेक्निकल है। हम गेट की तैयारी कराते हैं, ईएससी की तैयारी कराते हैं या पीएसयूज की पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम कोचिंग पढ़ाते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं? देखो, ये बिल्कुल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एमएसएमई के अंडर या फिर कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पहले नहीं था जरूरी, पर अब मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। पर स्टिल ये एलिजिबल नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल में साफ साफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का मतलब उन्होंने बता रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो ये भी एलिजिबल नहीं होगा। अप्रेंटिस या फिर आप इस टाइप की जॉब कर रहे हो, किसी भी जीडब्ल्यूएसएसबी का बच्चा एक स्पेसिफिक पूछा था, तो इसके लिए आप एलिजिबल होगे अगर ये है। जैसे वहां पे होता है 1 ईयर का, कुछ इस तरीके से निकालते हैं, बहुत सारी जो बॉडीज होती हैं। ये मैं स्पेसिफिक इसका मेंशन किया, इसका मतलब ये नहीं कि यही वाला, कहीं भी आप जॉब करते हो जो डिप्लोमा बेस्ड हो, बीटेक बेस्ड हो, वहां पे ये एक्सपीरियंस आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में हो, जो कंप्यूटर वालों का जनरली डाउट था, वो आपका माना जाएगा वैलिड, आप हो बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे वर्कशॉप में जॉब करते हैं, जैसे ये कंपनीज के एथॉराइज्ड वर्कशॉप्स होते हैं, वहां पे भी आप जॉब करते हो तो बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा। अब ऐसे नहीं किसी दुकान पे बैठ गए जो अपना वर्कशॉप खोल रखा है, उसका कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो नहीं माना जाएगा। मतलब एक कंपनी एथॉराइज्ड वर्कशॉप जो होते हैं प्रॉपर, उनका वैलिड माना जाएगा। या फिर कंपनी एथॉराइज नहीं भी हो, जैसे प्राइवेट कंपनी है, वो मैकेनिक टाइप की हैं, उस टाइप के बहुत सारे मेंटेनेंस वाली कंपनीज होती हैं, वर्कशॉप चलाती हैं, या दूसरे कोई वर्कशॉप हैं, जरूरी नहीं कि ऑटोमोबाइल, दूसरे वर्कशॉप्स भी हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, तो भी आप एलिजिबल हो अगर वहां पे आप जॉब करते हो। और जो जॉब आप कर रहे हो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, डिप्लोमा या बीटेक आपके पास वो क्वालिफिकेशन। आईटीआई वाले किसी कॉलेज में जॉब कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। स्कूल में जॉब कर रहे हो, ट्रेनिंग सेंटर में, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में जॉब कर रहे हो, इन सब पोस्ट पे आप अगर हो तो एलिजिबल हो। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, अभी बताता हूं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं। जनरली मान के चलिए बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई वालों को ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। आईटीआई को ये मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स में काउंट करते हैं, पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में प्रॉपरली डिप्लोमा और बीटेक को ये काउंट करते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। ठीक है, तो उसमें आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, विजिटिंग फैकल्टी, कैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, अभी के हिसाब से वैलिड है। कि जब तक कि एडवर्टीजमेंट पे ऐसा मेंशन करके नहीं आ जाता है कि आपकी जो पोस्ट है वो रेगुलर होनी चाहिए,
पार्ट टाइम को नहीं मानेंगे, जब तक ये मेंशन करके नहीं आ जाता है, क्योंकि अभी नया आएगा ना, अभी नया एडवर्टीजमेंट आएगा, उसमें क्या मेंशन होगा वो श्योर नहीं है। पर अभी तक के हिसाब से जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से आप वैलिड हो, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट है आपकी, जैसे कि डिप्लोमा बेस पे कई वैकेंसी आती है, बीटेक बेस पे वैकेंसी आती है, स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पीएसयूज में, अगर इन सब पे आप जॉब कर रहे हो तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार मैं बताते चलूं, क्या मालूम बाद में भूल जाऊंगा, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एनओसी दोनों जब ऑनलाइन सबमिशन होगा वो दोनों आपको सबमिट करना रहता है, ये आप दिमाग में रखना कि वो लेना रहेगा आपको। एनओसी स्पेशली मैं बताना भूल जाऊं तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब ये पीपीटी वाला काम खत्म हो गया, अब आपको रिक्रूटमेंट रूल दिखा देता हूं। ये है आपका रिक्रूटमेंट रूल, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये 2020 में आया, आप चाहो तो देख सकते हो, ये 2020 का है, जुलाई 2020 का है, ठीक है। कई सारे पोस्ट के लिए आया हुआ है ये, इसमें आपका प्रिंसिपल वाला पोस्ट भी है, ठीक है। तो अब नीचे आ जाते हैं कि इन्होंने बेसिकली मेंशन क्या रखा है, वही चीजें मेंशन कर रखी है एक्सपीरियंस के लिए जो ऊपर हमने डिस्कशन किया। पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के बारे में या कंपनीज के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी डिफिनीशंस या ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे रखा है। क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इतना एंड फैक्ट्री एक्ट इतना, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप मींस ऑल स्मॉल, मीडियम एंड हैवी वर्कशॉप और फैक्ट्री, सबको इसमें इंक्लूड करेंगे। अब मैं एक चीज यहां पे बताना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि इसके बाद कई सारे क्लैरिफिकेशन आए हैं एमएसएमई एक्ट के अंदर कि माइक्रो इंडस्ट्री किसे कहेंगे, स्मॉल किसे कहेंगे, मीडियम किसे कहेंगे। जैसे यहां पे मेंशन किया है ना कि कोई भी स्मॉल, मीडियम और हैवी, तो ये टर्नओवर बेसिस होता है, जैसे कि 5 करोड़ का टर्नओवर है उससे कम है। मशीनरी का भी कुछ कंस्ट्रेंट होता है कि 1 करोड़ से ज्यादा की मशीनरी नहीं होनी चाहिए, तो ये माइक्रो में आता है। स्मॉल की बात करें तो ये 50 करोड़ हो जाता है कि टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम है तो स्मॉल में आएगा। 250 से कम है टर्नओवर तो ये मीडियम में आएगा। तो ये सारे एमएसएमई के अंदर डिफिनेशन दिया गया है। फैक्ट्री के अंदर की जो डिफिनेशन है इसको कंपाइल कर दिया गया है आपके जो फैक्ट्री एक्ट 2013 है उसके अंदर। तो वो शार्ट इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, आप ये समझ लो कि जो जो चीजें मैंने पहले बताई है वो सब ये पढ़ के मैंने बताया है कि ये सब चीजें उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगी, कोई बाद में डिस्प्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, टेक्निकल जो मैं कह रहा था कि कई सारे लोग कोचिंग का पूछ रहे थे, अभी देखिए टेक्निकल टीचिंग इंस्टीट्यूट मींस इंस्टीट्यूट रिफर इन द सब क्लॉज 1A1 एंड B1। अब A1 और B1 क्या है वो यहां पे है। इन्होंने कहा कि भाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट हम उसी को मानेंगे जो क्लॉज A1 में और क्लॉज B1 में दिए गए हैं। तो B1 और A1 में कौन कौन सा दिया गया है आप यहां पे देख पाओगे, यही मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा था। ये B1 में डिप्लोमा दिया गया है तो केवल डिप्लोमा कॉलेज को ही ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट मानेंगे, और A1 में बीटेक या डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज दिए गए हैं तो केवल इंजीनियरिंग कॉलेज को ही ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट मानेंगे। जो मैंने आपको कहा ना कोचिंग अगर आप कहीं पढ़ा रहे हो तो उसको ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि एक्सप्लेनेशन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको मानेंगे। बाकी ये सारे वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब चीजें कहीं पे आप ट्रेनिंग करवाते हो टेक्निकल ट्रेनिंग, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि वो इससे अप्रूव होना चाहिए नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से, जो सेंटर है आपका वो, या गुजरात में है तो गुजरात काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से, जहां पे भी आप ये करते हो। अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की, वो तो वो हो गया। वोकेशनल ट्रेनिंग में इन दोनों से एफिलिएशन होना चाहिए तो इसको ये वोकेशनल ट्रेनिंग मानेंगे, और अगर वहां पे आप पढ़ाते हो या ट्रेनिंग देते हो तो उसका एक्सपीरियंस ये वैलिड मानेंगे। तो होप्स हो कि जितना आपका क्लेरिफिकेशन होगा, मतलब जितना आपका डाउट होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा, जितना आपके मैसेज मिले थे उसके हिसाब से मैंने कर दिए। अब ये तो मान लेंगे एक्सपीरियंस, पर उसको प्रूव करने के लिए, ये समझने के लिए कि आपने फर्जी या फेक नहीं बनवाया है, उसके लिए जीपीएससी ने एक फॉर्मेट दिया है। इससे पहले ये फॉर्मेट नहीं हुआ करता था। इन्होंने, अगर मैं करेक्टली रिमाइंड कर पा रहा हूं तो 2021 लास्ट में या 22 में शायद इस टाइप का इन्होंने सर्कुलर निकाला कि भाई आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना उसका नमूना कैसा होना चाहिए। वो गुजराती में लिखा हुआ है, उसी को मैंने यहां पर ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया है। अब पहली चीज कि ये लेटर हेड पे होना चाहिए, जिस आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा प्रीलिम के रिजल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तो लेटर हेड पे ये सारी डिटेल प्रिंट होनी चाहिए। कौन कौन सी डिटेल है भाई, कंपनी का नाम जो भी है, आपका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फॉर्म, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्टरिंग अथॉरिटी की वो फॉर्म
बेसिकली रजिस्टर्ड कहाँ पे है, ये सारी डिटेल होनी चाहिए। अदर कोई डिटेल अगर जरूरी है तो मेंशन कर सकते हो, पर ये तो चीजें आपको मेंशन करना होता है वहां पे, ठीक है। बाकी ये सारी चीज, कौन सी आपकी पोजीशन थी, कब से कब तक आप रहे, ये सीक्वेंसली आपको करना है। अगर एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करना है। कुछ बच्चों का एक डाउट और आया, याद आया तो बता देता हूं कि सर इससे पहले मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है पर अभी मैंने छोड़ दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस कभी भी हो, अभी भले आपने जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो, पर इससे पहले आपने डिग्री के बाद 3 साल जॉब किया था, तो भी वो जॉब आपका यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, वो एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप का डाउट नहीं आने चाहिए। बाकी नेचर कैसा है यहाँ पे आप देख पाओगे, पार्ट टाइम, टेम्परेरी, कम वो गेस्ट। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हम विजिटिंग फैकल्टी जाते थे वहां पे ऑर्गेनिज्म मिलता था, क्या वो कंसीडर करेंगे? तो अभी तक के हिसाब से वो कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बस हाँ, उसका एक प्रूफ होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं गेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज और डिप्लोमा कॉलेज में एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको दे दिया तो वो वैलिड मानेंगे, पर हाँ उसका एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने भाई ये किया। जो स्लिप वो देते हैं वो आपको अपलोड करना रहेगा इस एक्सपीरियंस के साथ में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आ गई आपकी, पे ड्यूटी क्या है, ये सारी बातें, और प्लेस कहाँ पे था, और ये बार मतलब किस लेवल का था, ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इन्होंने इंक्लोजर में मांगा हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट सैलरी स्लिप साइंड बाय द अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी है उसका। अब कई सारे लोग होंगे उनके पास फर्स्ट सैलरी स्लिप नहीं होगी, तो घबराइए नहीं। ये सब बस इसलिए है कि ये वेरीफाई किया जा सके कि आप सही में जॉब किए हो, कोई फेक सर्टिफिकेट लेके तो नहीं आ रहा है। तो आप बनवा लीजिए, नहीं बनता है, या फिर कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी भाई कंपनी पहले थी, जॉब करते थे, बंद हो गई, या कोई इशू हो गया, या कुछ भी इस टाइप के इशूज होते हैं, तो घबराना नहीं है। इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव मिलता है। ऐसा नहीं कि आपके पास अल्टरनेटिव जो इसके इक्विवेलेंट प्रूफ है उसको माना ही नहीं जाएगा। यहां पे जो मेंशन कर दिया वही, वो क्रॉस वेरिफिकेशन के दूसरे तरीके होते हैं। ना ही जीपीएससी ना ही डिपार्टमेंट आपको डिनाई कर सकता है कि आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और वो मना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास फर्स्ट सैलरी स्लिप नहीं होगी, वो दूसरे तीसरे कंपनी में चले गए होंगे, पर उसका आपको कुछ प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आप वहां पे जॉब करते थे, आप मतलब तभी तो पता चलेगा कि आप जॉब करते थे, आपको इतना पैसा मिला। कई सारे लोग कैश सैलरी की बात कर रहे थे, तो एग्जैक्टली मैंने उसका डिटेल नहीं पढ़ा, पर कैश सैलरी का एक गवर्नमेंट का कैश सैलरी लेजर आता है, उसमें उसकी एंट्री भी कंसीडर किया जाएगा अगर कैश सैलरी हुई है तो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल रही आपके एक्सपीरियंस के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि उसको बिल्कुल वेरीफाई करो, पर एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपका एकदम से यूनिक और स्पेसिफिक केस है ना, तो उसके बारे में गारंटी से नहीं मैं बता सकता हूं, नहीं जाके अभी जीपीएससी से पूछोगे तो वो बता पाएंगे, या कोई इंडिविजुअल मेंबर कोई नहीं बता पाएगा। ये चीजें तब क्लैरिफाई होती हैं जब कोई इंडिविजुअल केस आता है जीपीएससी के सामने वेरिफिकेशन का, तो फिर उसमें अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो वो वहां पे जब हायर बॉडी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मैटर जाता है, डिपार्टमेंट में भेजा जाता है कि ये हम माने या नहीं माने, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। फिर कई बार वो डिसीजन होने के बाद कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं होते, वो कोर्ट चले जाते हैं, फिर वहां पे आर्गुमेंट होता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आप जैसे मुझे कोई आप स्पेसिफिक केस भेजो कि मेरा ऐसा है, तो मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि होगा कि नहीं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं ना जो डिसाइड नहीं किए जा सकते। पर हाँ, अगर डिसाइड होगा कि ये हो सकता है तो मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको। पर कुछ ऐसे केसेस जैसे कोचिंग वाले हैं, ये जनरली नहीं होगा, पर फिर भी भाई बहुत सारे लॉ चेंज हुए हैं रिसेंटली। इनको पहले ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, बाद में ऑर्गेनाइज किया गया, और कोई केस कर देता कि भाई मैं तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, आप इसको टेक्निकल इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं मान रहे हो, जब ये रजिस्टर्ड भी हैं। तो क्या मालूम बाद में कोई कोर्ट मान ले कि भाई इसको मानना पड़ेगा, तो नहीं कह सकता मैं। बट अभी के पर्सपेक्टिव से जो भी चीजें थी मैंने आपको वो बता दिया है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।